किसान जो है सड़कों बैठे हैं, मजदूर सड़कों बैठे हैं, मेहनतकश सड़कों बैठा हुआ है, कितनी गर्मी है, कितना सर्दी में रहे, तो क्या जनता परेशान नहीं है? जनता इनको देख करके बीजेपी को जो है एकदम देखना नहीं चाहती है और ये उल्टी दुहाई दे रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इन्होंने प्रजातंत्र का गला खुद घोंटा है। इससे पहले इनके पूरा इतिहास देख लीजिए, मेरे ख्याल में हम गिनती भूल जाएंगे जितनी मॉब लिंचिंग इन्होंने करवाई, नोइंगली करवाई, जो उजागर हुई है। कल जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें पंजाब से ही क्यों होती हैं, किसान भी जो है पंजाब से ही चल के आए, मार पिटाई भी जो है पंजाब में ही हो रही है, तो कैसे देखते हैं? हालांकि जब मैंने काउंटर सवाल किया कि भाई आज़ादी के दौर में भी शुरुआत जो है पंजाब ने की थी, तो उसको वो टालते नजर आए। आप एक बात कहिए, कल ही की बात है जी, कल की बात है कि यहाँ दुष्यंत चौटाला आए तो जनता में बहुत गुस्सा है। अरे भाई हमने वोट दिया आपको, जनता कहती है, हरियाणा के लोग कहते हैं हमने वोट दिया आपको किसानों के हक की लड़ाई के लिए, और वो बिठाई बात से घूम रहे हैं। लेकिन वहाँ जनता का रोष के सामने टिक नहीं पाए। भारी पुलिस बंदोबस्त में पुलिस लाइन के अंदर हेलीकॉप्टर बुला करके वो वहाँ से भागे। तो ये केवल पंजाब की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरे देश में, बंगाल में क्या, बिहार में क्या, आज ये हो गया कि बीजेपी को जनता, आम जनता, हम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है, संयुक्त मोर्चा इसमें कहीं कोई नहीं है, हम पॉलिटिकल कोई लोग हैं, कोई कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जनता में इतना भारी रोष है कि भाई सड़कों पे लोग उनसे देखे नहीं जा रहे हैं और ये चुप्पी साधे हुए हैं। 22 जनवरी के बाद में वार्ता नहीं है। 26 जनवरी को उन्होंने क्या करके दिखाया? अपने आर्मी घुसाए इसमें, बीच में आर्मी घुसा करके इसको तोड़फोड़ करने की कोशिश की। आए दिन जो सिंगू बॉर्डर पे लोग बैठे हैं उनके अंदर आरएसएस के लोग वर्दी पहन के हमला करवा रहे हैं। तो ये अपनी बात तो देखिए करवा क्या रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सब इन्हीं के ऊपर है। पता नहीं सच है या झूठ है या कैसे है। एक बयान आ रहा है कि राकेश टिकैत जी की ओर से, जिन्होंने कहा कि एमएलए ने के ऊपर जो हमला हुआ वो उन्होंने खुद का प्रायोजित है पब्लिसिटी के लिए। देखिए, हम उसके विवाद में नहीं जा रहे, किसका प्रायोजित था नहीं था, वो किसी की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ हो सकती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा इस घटना की या और किसी भी ऐसी घटना की जिसमें कोई हिंसा की कार्रवाई हुई है उसका समर्थन नहीं कर सकता। इसीलिए इस घटना के अंदर भी जो हिंसा का प्रयोग हुआ उसका संयुक्त किसान मोर्चे ने उचित नहीं ठहराया। लेकिन बात दूसरी है कि जो उकसावे की घटना है उनको ना अब एक मौका मिल गया। सारी तिकड़ में करके बीजेपी विफल हो चुकी थी, किसान आंदोलन को किसी तरह का वो कमजोर नहीं कर पाई किसी तरीके से भी। अब वो आप देखिए, चाहे वो आपने एक रामचंद्र जांगड़ा जी का नाम लिया है या ओपी धनखड़ जी, वो इस प्रकार की ओछी स्टेटमेंट दे के मुफ्तखोर लोग रोटी खाने के लिए बैठे हैं बॉर्डरों के ऊपर, या कोई कृषि मंत्री ने इस प्रकार का बयान देना कि ये तो जो किसान शहीद हुए वो तो अपने घर होते तो भी मरने ही थे। इस तरह की अमानवीय और ओछे स्तर की कार्रवाइयां करके वास्तव में उकसावा कर रहे हैं। लेकिन हम अपने साथियों को निरंतर ये कहते रहे हैं कि हम अगर उस उकसावे में आ जाते हैं तो इससे वही लोग कामयाब होंगे। तो हमें उस उकसावे में नहीं आना। ये सही बात है कि राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार करने का आह्वान है और वो जारी है, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से कहीं काले झंडे दिखाने का हो या कहीं दूसरी तरीके का हो, परंतु फिजिकल वायलेंस किसी तरीके का हमारे साथी नहीं कर रहे हैं और ना ही हम मतलब उसको किसी तरीके से बढ़ावा देने की बात कर सकते। हरियाणा से जो विधायक हैं बबली, उन्होंने कितना इस घटना को रेखांकित करने में कितना योगदान दिया? क्योंकि उनका ही कहना था कि अब जो है हमें लोहे के जो अंडरगारमेंट्स पहनने पड़ेंगे। जी, ये बात ऐसी है जी कि जो ये घटना हुई है इसकी शुरुआत किसने की थी? एमएलए एमपी का अपमान करना, उनकी पिटाई करना, आंदोलनकारी तो दूर रहे, बिहार विधानसभा का आपको ध्यान होगा कि वहाँ पुलिस में और जो गुंडे हैं और वो जो बाउंसर होते हैं उन लोगों ने कितना दुर्व्यवहार किया है, वो भी महिलाओं के साथ, और वो भी तो माननीय थे।
जैसे ये माननीय है इसी तरह वो भी माननीय थे। अपनी गलती ये देखते नहीं और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं लगातार जब से ये सरकार आई है एक एक करके कदम बाई कदम लोकतंत्र को खत्म करते जा रहे हैं और फांसीवाद हिटलरशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। यूपी में किसानों को घर से नहीं निकलने दिया, ऐसे ऐसे उन पर मुकदमे दायर कर दिए और कितनों की संपत्ति अटैच कर ली। कितना जुल्म किया है, ये अपने जुल्म नहीं देखते। लेकिन ये किसान आंदोलन के ने जो आह्वान किया है कि बीजेपी के जो लोग बहकाने आते हैं कि किसानों के हित में हैं, उनका बाइकाट करना है, काले झंडे दिखाने हैं, शांतिपूर्वक दिखाने हैं। ये मोर्चे ने भी नहीं कहा कि भाई ऐसा दुर्व्यवहार करो किसी के साथ, ये मोर्चे की नीति नहीं है। लेकिन आक्रोशवश हो जाता है तो उसके लिए मोर्चा जिम्मेवार नहीं है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। बाकी शुरुआत इन लोगों की ही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है और एक एक जनता को जो अधिकार मिले हुए हैं, सदियों से लड़कर जो अधिकार लिए हैं श्रमिकों ने, किसानों ने, आम आदमी ने, उन मौलिक अधिकारों को, जनवादी अधिकारों को कुचलना बीजेपी, आरएसएस और इनने शुरू किया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। किसान जो सरकार है, सरकार प्रयास कर रही है कि वो तीनों कानूनों पे समझा पाए कि इनमें सही क्या है, तो उनको जनता के बीच जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, उनको रोका क्यों जा रहा है, उनका बाइकाट क्यों किया जा रहा है? वो लगातार जून से ही जा रहे हैं, रोका कहाँ जा रहा है, वो गुमराह करने जा रहे हैं। अगर इसमें कुछ भी काला नहीं है तो क्यों उन्होंने बार बार 11 मीटिंगों में ये कहा, 18 संशोधन उन्होंने खुद माने हैं कि इनको हम ये गलत हो गया, इन पर संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं इन काले कानूनों में। खुद सरकार ने ये कहा कि भी हम संशोधन कर देंगे, हाँ। हमारे को केवल एक खोखा रहने दीजिए, ये खोखा खाली हो जाएगा, ये लिफाफा रहेगा और लिफाफे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हमें अपनी जो है इज्जत बचाने दीजिए, हम इसको रद्द नहीं कर सकते क्योंकि इसको खोखा रहेगा। भी खोखा क्यों रहेगा? जब जनता से पूछ करके आपने ये काम नहीं किया, किसानों से पूछ करके आपने काम नहीं किया, निर्लज्जता से आपने राज्यसभा में इसको पास करा दिया, जबरन पास करा दिया, जबकि इसमें बहुमत नहीं था। तो आज आपको जो है ईमानदारी से जनता में आके माफ़ी मांगनी चाहिए और क्षमा मांगते हुए इन तीनों जो कानून बनाए हैं इनको रद्द कीजिए और बाकी के जो प्रस्तावित आपके जो बिल हैं उनको भी वापस लीजिए, जिससे कि जो आपकी जो बची कुची थोड़ी बहुत जो छवि है शायद वो आपके किसी काम आ सके। नहीं तो ये जनता, भारत की जनता जो है आपको ऐसे कूड़े टोकरी में डालेगी, शायद वहाँ से आपका निकलना भी मुनासिब नहीं होगा। दूसरी पंजाब से हटकर मैं नेशनल पे आना बात जुड़ी हुई है, आपने जो सवाल पूछा जी जी। वो ये है कि अगर किसानों को इस कानून में जो उनके लिए हितकारी है वो समझ में नहीं आ रहा, तो ये कैसे समझ में आ गया कि किसानों के खिलाफ है ये कानून? वो भी तो समझ बूझ के ही कर रहे होंगे इस काम को। और अगर वो लाखों की संख्या में सामने आ रहे हैं विरोध वाले कानून के, तो समर्थन में क्यों नहीं नजर आते फिर? तो उसके पास मंत्रियों की या किसी की जाने की कैसे जरूरत पड़ी है समझाने के लिए कि उनके हक में? तो मैं इस पे आना चाह रहा हूँ कि पंजाब से हट करके नेशनल पे अब क्या दांव रह गया है कि पेच कहाँ फंसा हुआ है कि जो बात बनती नज़र नहीं आ रही किसानों और सरकार के बीच में, जो अभी टिकैत साहब भी कह रहे हैं कि भाई हम अक्टूबर तक भी अब वेट करेंगे। सवाल अक्टूबर का या उसका नहीं है, हम तो ये न वेट करने को तैयार, हम तो ये सोच रहे हैं कि ये अब हो जाए, अब से पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये 4 महीने तक चला है तो ये सरकार की असंवेदनशीलता का ही तो नतीजा है, नहीं तो ऐसा कोई मतलब नहीं था कि इतने दिन तक ये चल रहा होता। आफ्टर ऑल एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनना चाहते तो वो ये समझते हैं कि हम जो कारपोरेट के प्रति समर्पित है ये सरकार, अगर हम इसको मान लेते हैं वापस करने को, तो एक संकेत इस प्रकार का जाएगा कि लोग जीत गए और कारपोरेट के लिए वो को नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको एक वर्गीय नीतियों के लिए चुनौती महसूस हो रही है। असली बात है ये, और ये हम भी समझते हैं। इसलिए किसान आंदोलन इसको और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को खड़ी करके और इस हद तक राजनीतिक दबाव बढ़ाना जरूरी समझता है जिससे कि सरकार को अकल आ जाए
और वो गिर के लोकतंत्र की आवाज को सुने। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जो है वो उन प्रदेशों में भी जाके ये बात बता रहा है जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। ये है बात। शाहीन बाग को ख़त्म करने के लिए कोरोना का सहारा लिया गया। एक बार फिर कहा जा रहा है कि बड़े विकराल रूप में जो है कोरोना आ रहा है, क्या वो इफेक्टिव रहेगा किसान? नहीं, आप एक बात बताइए, बंगाल में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ कोरोना नहीं है। जितने काम इन्होंने इसमें जो मुंह बंधवा करके, हाथ धुलवा करके कर दिए, ताली बजवा कर दिए, इन्होंने 44 कानून का 4 कर दिए, वो भी जो है किसान उनके वर्कर के हक में नहीं है। किसानों को जो है धराशायी कर दिया। पूरी जो है हिंदुस्तान की जो संपदा है, हिंदुस्तान की जो ज़मीन है जिस पर हम रहते हैं, वो सारी कॉर्पोरेट के हक में ला करके कानून बना दिए। तो मतलब ये तब कोरोना कहाँ है इनका? तो हम कहते हैं कोरोना को बीमारी हो सकती है, बीमारी है, हम बीमारी का जो पालन कर रहे हैं। लेकिन ये तो जितने भी कोरोना के टाइम में चुनाव से पहले बिहार का चुनाव हुआ, तब कहाँ गया कोरोना इनका? तो ये समझने की बात है, जांच का विषय है ये। हम इसको ये नहीं कहते कि बीमारी नहीं है, बीमारी है, बीमारी पहले भी हुई है देश में, बीमारी का कोई ऐसी बात नहीं है। कई प्रकार की मलेरिया हुआ, चेचक हुआ, बीमारियां आई हैं देश में। लेकिन इतने गंदे कानून जो ये लाए हैं, ब्रिटिश भी लाया था, चाचा अजीत सिंह ने जो है 9 महीने आंदोलन चलाया। और टिकैत जी क्या कह रहे हैं, वो टिकैत जी का अपना बात हो सकती है, लेकिन संयुक्त मोर्चा अभी एकदम अधिक है और इसको जो है और बढ़ा रहा है पूरे देश में, जैसे इंद्रजीत जी ने कहा। और ये आंदोलन की कोई सीमा नहीं है, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चलेगा। कोरोना पे आप सच, मैं कोरोना पे ये कह रहा हूँ, अगर बॉर्डर पे कोरोना है मान लो, तो गांव में नहीं होएगा। गांव में बॉर्डर में क्या फर्क है? आप ये बताइए कि गांव में भी लोग ऐसे ही रह रहे हैं, वहां भी ऐसे ही रह रहे हैं। अगर कोरोना वहां है तो वहां भी है, वहां भी नहीं है तो वहां भी नहीं है। तो महामारी का अगर प्रभाव कहीं पर भी है जनजीवन में, उसको वहीं रोकना पड़ेगा। अगर वहां भी फैलेगा तो वहां भी रोकना होगा। परंतु मैं तो ये देख पा रहा हूं कि जो हमारे आम जो गांव हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के, उसी तरह के गांव बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर पे भी अलग अलग ट्रालियों में ही तो बैठे हैं लोग जी, गाँव बसे हुए हैं। हाँ, तो गांव बसे हुए वो भी। तो अगर आप मान लो, आप जो शाहीन बाग का उदाहरण दे रहे हैं, अगर उसको कोरोना की वजह से उठा दिया तो उसके बाद क्या कोरोना खत्म हो गया था दिल्ली में? और क्या दोबारा नहीं आ जाएगा, अब आना होगा तो? चलते चलते एक क्वेश्चन ये कि जो पूरा आंदोलन है, क्या बॉर्डरों से हट करके कोई और नई रणनीति भी बनाई जा सकती है क्या? क्योंकि मोदी को अक्सर ये माना जाता है कि वो पीछे हटने वाले नहीं। देखिए, ये तो संयुक्त मोर्चे की बैठकें होती हैं, लगातार होती हैं, और मेरे ख्याल हम हर 15 दिन में एक बैठक तो जरूर कर लेते हैं। ये विचारणीय आपका मुद्दा रहेगा हमारा सबका। और ये आंदोलन तो आपका जो बढ़ ही रहा है, आपका केवल बॉर्डर पे नहीं है, हमारी रणनीति तो जरूर इसमें कारगर सिद्ध होगी और हम जो है इसमें जरूर कामयाब होंगे। ये तीनों कानून रद्द करवा करके ही हिंदुस्तान के मेहनतकश लोग पीछे हटेंगे, अन्यथा पीछे नहीं हटेंगे। और मोदी को जो है यहाँ पर झुकना पड़ेगा। अगर सही मायने में देखा जाए तो मोदी की जो घोड़े की लगाम जो पकड़ी गई है वो अभी पकड़ी गई है। इससे पहले लोग वाकई नहीं बोले, इससे पहले नोटबंदी हुआ नहीं बोल पाए लोग ज़्यादा, इससे पहले भूमि अधिग्रहण का जो अध्यादेश नहीं बोल पाए, जो है 3 तलाक का मामला आया वो नहीं बोल पाए, धारा 370 हटाई उस पर नहीं बोल पाए। लेकिन यहाँ लोग आ गए और लोग आ गए हैं, मजबूती से आ गए हैं। ये पीछे हटने वाला मामला नहीं है। मोदी को पीछे हटना पड़ेगा और मोदी पीछे हटेगा, ये जीत है हमारी। आखिरी सवाल युवा किसान नेता से कि युवा किस तरीके से क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी किसान हैं और बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या वो अभी रुके रहना चाहते हैं या फिर किसी और रणनीति पे भी विचार हो रहा है? ना, बिल्कुल रुके हुए हैं और बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की योजना बना रहे हैं। मोर्चा के जितने भी आह्वान आए हैं, चाहे वो भारत बंद का हो या 23 मार्च को जब शहीदी दिवस था, उस मौके पे बॉर्डर्स पे पहुंचने का सवाल हो, तो बहुत बड़ी संख्या में युवा पहुंचा है और बिल्कुल वो भी अनुशासन में ही है। और संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आह्वान करता है उनको लागू करते हुए बिल्कुल नीचे से जो है तैयारियां चल रही हैं, मोबिलाइजेशंस की भी, इकट्ठा होने की भी। और युवा ही है जो वहाँ पे बॉर्डरों पर रसद और सारी सामग्री पहुँचा रहा है, सारे काम युवा ही कर रहा है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो युवा तुरंत प्रभाव से जो पहुँच जाते हैं। बिल्कुल तैयार है युवा
और आंदोलन में लगे हुए। बंगाल से अगर चुनाव हारते हैं तो क्या मोदी को और विकराल रूप में ऐसी कॉरपोरेट परस्त जो है नीतियां लाते हुए देखेंगे या फिर कुछ और नहीं, चुनाव के साथ हम इसको नहीं जोड़ना चाह रहे, वो तो हारेंगे ये सभी जगह, जीत कहीं भी नहीं रहे। उसके बाद इलेक्शन हुए थे पंजाब के अंदर, साफ हो गई भारतीय जनता पार्टी। बाई इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, वहाँ भी साफ हो गई। जीतने में इतने कहीं पर भी नहीं है जहाँ भी निष्पक्ष चुनाव होगा। तो नीतियों का जहाँ तक सवाल है, विकराल और बिना विकराल का सवाल नहीं, निश्चित रूप से जो जन विरोधी नीतियाँ होंगी, आज लामबंदी देश खड़ा हो चुका है तो निश्चित तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपके चैनलों ने तो निश्चित तौर पर हमारी जो पदयात्रा को भी और इसको लोगों के बीच में जो ले जाने में मदद की है, किसान आंदोलन के तमाम सवालों को हम आपका आभार प्रकट करते हैं। निकट भविष्य में कुछ योजनाएं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, किसान आंदोलन को कैसे मजबूती देना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो अभी निकट भविष्य में यही हुआ कि दांडी मार्च जहाँ से महात्मा गांधी ने शुरू किया था, वहाँ से मेधा पाटेकर एक हमारी पॉपुलर मतलब जनसंघर्ष की वो जो है नेता हैं, और वो वहाँ से अपनी टीम के साथ निकल चुकी हैं, जो यहाँ 4-5 बॉर्डर पे आएंगे, जहाँ एक प्रतीकात्मक जो है एक स्टैचू के तौर पर जो उस मिट्टी से तैयार किया जाएगा। एक तो यही हुआ है बहुत बड़ा प्रोग्राम। और एक जो है आज आपको शाम को जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है संयुक्त मोर्चे की सिंघू बॉर्डर पे, उसमें बहुत सारे जो है अप्रैल 10 तक के जो है 10 के बल्कि 14 तक के प्रोग्राम जो है लिए गए हैं, और उसमें एक रूपरेखा सामने आ जाएगी। हम समझते हैं कि ये उसके जरिए ही बात आए तो ज़्यादा अच्छा है। कल निर्णय हुआ है, और निर्णय की बात आज घोषणा हो जाएगी, 2 तारीख आज घोषणा हो जाएगी उसकी। नहीं, 2 तारीख का जो हमारा छोटू राम पार्क में एक कन्वेंशन है, जो इसके राज्य का जो ये कानून लाए हैं क्षतिपूर्ति का, इसको लेकर के एक बड़ी कन्वेंशन है जो 5 अप्रैल को तो मैं तो उसी में आ जाएगी, उसी में आ जाएगी 5 अप्रैल को FCI का। चलो 5 अप्रैल को FCI का जो है घेराव की बात आई है, ये पूरे देश में हम घेराव करेंगे, यही बात है।